जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज 27 सितंबर 2023 का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और आपसे जो भी प्रश्न इसमें पूछे जाएं उन सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आपको फीडबैक भी देना है जिससे हम बेहतर कर सकें अपने वीडियो को कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो अब हम आज का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी हिंदी में कहते हैं उसे विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 सितंबर को। तो अब हम आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी सड़कों का कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार कह सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम 2023 से 24 के मध्य हम लगभग 62,000 सड़कों का कायाकल्प करेंगे, जिसमें इन्होंने लगभग 44,000 सड़कों का गड्ढा मुक्त अभियान चलाया है। मतलब इन्हें गड्ढों से मुक्त किया जाएगा 44,000 सड़कों को, और बाकी जो लगभग 18,000 सड़कें हैं उनको नवीनीकरण करने का उनका लक्ष्य रखा गया है। और ये सब कौन करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग करेगा, ये आप जानते हैं PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हिंदी में लोक निर्माण विभाग कहते हैं, ये करेगा। तो अगर हम PWD के बारे में बात करें तो इस विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी। इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। लॉर्ड डलहौजी को आप जानते होंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने नीति चलाई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय PWD विभाग की स्थापना हुई थी भारत में। और उत्तर प्रदेश में अगर PWD विभाग के मंत्री के बारे में बात की जाए, यूपी के जो PWD मंत्री हैं उनका नाम है जितिन प्रसाद। क्या नाम है, जितिन प्रसाद नाम है। इन सबको याद रखिएगा। जो भी पॉइंट बताए गए हैं सारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे PWD विभाग पूछा जा सकता है, करंट में नहीं पूछेगा तो इतिहास में पूछा जा सकता है। आप इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं। तो हमने आपको कल ही बताया था कि कल जो 26 सितंबर को है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इसमें इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत की गई थी 2011 में। इसे मनाने की घोषणा की गई थी। किसने की थी इसकी घोषणा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ। इसके द्वारा 2011 में प्रतिवर्ष कहा गया था कि 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। इसके मनाने का उद्देश्य अगर हम जानें तो ये है कि मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण के जो कारक हैं उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, कि जैसे जो भी पर्यावरण के कारक हैं उनसे मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो इस बार 26 सितंबर 2023 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसे किस थीम के साथ यानी किस विषय के साथ मनाया गया है, तो उसका विषय है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। याद रखिएगा, विषय जरूर याद रखिएगा क्योंकि विषय पूछ लिया जाता है कई एग्जामों में। तो याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को। और 2023 का जो विषय है वो है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। तो दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एयरलाइन AIX कनेक्ट के साथ कोड शेयर कौन सी एयरलाइंस ने AIX कनेक्ट के साथ कोड शेयर समझौता किया। तो कोड शेयर जो समझौता किया है AIX कनेक्ट जो एयरलाइन है इसके साथ किसने किया है, एयर इंडिया द्वारा किया गया है। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। AIX कनेक्ट का क्या मतलब है, एयर इंडिया एक्सप्रेस। क्या नाम मतलब है इसका, एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है, एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट ने एयर इंडिया के साथ कोड शेयर समझौता किया है।
अगर हम AIX कनेक्ट की बात करें तो AIX कनेक्ट जो है इसकी पेरेंटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है एयर इंडिया। और अगर हम एयर इंडिया के पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो है टाटा सन्स। टाटा ग्रुप की ये कुल मिला के दोनों कंपनी कही जा सकती हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनी है एयर इंडिया सब्सिडरी कंपनी, और एयर इंडिया की सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी है AIX कनेक्ट। तो इन दोनों ने कोड शेयर समझौता किया है। इस समझौते में क्या होगा, इस समझौते के तहत जो ये दोनों एयरलाइंस हैं जो भी इसमें उड़ानें संचालित की जाएंगी, एक दूसरे की सीटें बेचने की अनुमति रहेगी। मतलब हम AIX एक्सप्रेस के माध्यम से की साइट के माध्यम से हम उसकी सीटें खरीद सकते हैं एयर इंडिया की, और एयर इंडिया की साइट के माध्यम से हम AIX कनेक्ट की सीटें खरीद सकते हैं। तो ये जो है ये समझौता 21 मार्गों पर प्रतिदिन 100 से अधिक उड़ानों को शामिल करेगा। तो याद रखिएगा 21 मार्गों पर जो इनकी 100 से अधिक उड़ानें प्रतिदिन चलती हैं उन सभी को ये लेकर चलेगा। और ये अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप जो है या टाटा सन्स कह लिया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1868 में किसके द्वारा की गई थी, जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप सभी को पता होगा, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम एयर इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर भी जान लेना चाहिए, एयर इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करें तो एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है। और अगर हम AIX कनेक्ट यानी एयर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोच्चि में है। कोच्चि कहाँ पर पड़ता है, केरल में पड़ता है। और अगर हम टाटा सन्स के या टाटा ग्रुप के चेयरमैन की बात करें तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है N चंद्रशेखरन। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि टाटा ग्रुप का चेयरमैन भी आपसे कभी कभी पूछा जाएगा, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, और टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा। ये प्रश्न तो आपसे पूछा ही जाएगा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कोड शेयर समझौता किया है किस वजह से, या इसका उद्देश्य क्या है। तो आप लोग को हमने सब बता दिया है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ईंधन सेल हाइड्रोजन बस को हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में हरी झंडी दिखाई। तो एक यहाँ पे बात याद रख लीजिए, हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जो भारत की पहली हो या उत्तर प्रदेश की पहली हो या किसी क्षेत्र में पहला कुछ कार्य हो रहा हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो याद रखिए कि भारत की पहली ईंधन सेल हाइड्रोजन बस को हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में हरी झंडी दिखाई। तो हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस को मंजूरी दी है। और ये जो बस है ये दिल्ली NCR रीजन में चलाई जाएगी, अभी इसे ट्रायल के रूप में वहाँ पे चलाया जाएगा। अगर हम बात करें हरदीप सिंह पुरी जी की कि इन्होंने क्यों इसको हरी झंडी दिखाई है, तो क्योंकि ये भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, और हाइड्रोजन भी गैस होती है, तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, इसलिए इन्होंने इस परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। यह परियोजना भारत में ईंधन सेल बसों को संचालित करने के लिए 350 बार पर ग्रीन हाइड्रोजन वितरित करने की पहली पहल है। याद रखिएगा कि ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है, पहली ईंधन सेल हाइड्रोजन बस किसके किसके जो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया इंडियन ऑयल की ये पहल है। किसकी पहल है, इंडियन ऑयल की पहल है, जिसके तहत भारत की पहली ईंधन सेल हाइड्रोजन बस नई दिल्ली में चलाई गई है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19वां एशियाई खेल आप जानते हैं कहाँ पे चल रहे हैं, हांगझो चीन में इस समय चल रहे हैं। और कब से कब तक होंगे ये होंगे 23 सितंबर को शुरू हो गए थे, ये चलेंगे 8 अक्टूबर तक। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक ये 19वें एशियाई खेल चलेंगे, हांगझो चीन में हो रहे हैं। तो इसी 19वें एशियाई खेल में रोइंग में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते। रोइंग कौन सा खेल होता है, रोइंग को अगर देखा जाए तो नौकायन भी कह सकते हैं। इसमें ये पतली सी नाव रहती है, चलाई जाती है,
तो नौकायन कह लीजिए। तो रोइंग में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? भारतीय टीम ने 19वें एशियाई खेल में 5 पदक जीते हैं रोइंग में। रोइंग में जो 5 पदक जीते हैं उनमें से 3 ब्रॉन्ज पदक और 2 सिल्वर पदक, मतलब 3 ब्रॉन्ज मेडल और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए हैं। अगर हम बात करें तो ये जो 5 पदक जीते हैं, 5 पदक जीतने की अभी रोइंग जो टीम है भारत की जो रोइंग टीम है, इसने 5 पदक जीत लिए हैं 19वें एशियाई खेल में, और इसने बराबरी की है। 2010 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भी रोइंग टीम ने 5 पदक जीते थे। तो याद रखिएगा, बराबरी की है इन 5 पदकों को जीत के, और उनका अभियान पूर्ण हो चुका है इस एशियाई खेल में। अगर बात किया जाए तो एशियाई खेलों में कुल मिलाकर अभी तक भारत के नौकायन खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 28 पदक टोटल जीते हैं अभी तक। जब से एशियाई खेल शुरू हुए हैं तब से लेकर अभी तक कुल 28 पदक जीते हैं। अगर हम बात करें कि 2000 जो 19वें एशियाई खेल हैं 2023 में आयोजित किए जा रहे हैं, तो इसमें जो पहला स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए, किसने जीता है? अगर हम भारत के लिए पहले स्वर्ण पदक की बात करें 19वें एशियाई खेल में, तो ये किसमें, कौन सी प्रतिस्पर्धा में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में किसने जीता है? निशानेबाजों की जो टीम है, 3 निशानेबाज थे इसमें शामिल, दिव्यांश पवार, रुद्रांश पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। इन तीनों की टीम ने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर राइफल में पहला गोल्ड मेडल जीता है 19वें एशियाई गेम्स का। हमने आपसे पहले कहा जहां पर पहला कुछ का आ जाए तो उसे याद रखिएगा। और अगर एशियाई खेलों की बात करें तो पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे ये भी जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न आता है। तो पहले एशियाई खेल हुए थे नई दिल्ली में, और कौन सा सन था? 1951 में। तो दोस्तों अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में समुद्री मछली की नई प्रजाति टेरीगोटिगुला इंटरमेडिका की खोज कहाँ की गई? तो जो गहरे समुद्र में मछली की खोज की गई है जिसका नाम टेरीगोटिगुला इंटरमेडिका है, ये कहाँ पे की गई है? पश्चिम बंगाल में की गई है। पश्चिम बंगाल के कहाँ पे? दीघा मोहना बंदरगाह पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर इसकी खोज की गई है। किसके द्वारा? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना में गहरे समुद्र में जो ये समुद्री मछली है उसकी नई प्रजाति खोजी गई है। अगर हम ये जो प्रजाति खोजी गई है इसके बारे में बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसका नाम जो है टेरीगोटिगुला इंटरमेडिका का एक कुछ अन्य नाम भी हैं। इनके अन्य नाम क्या हैं? इन्हें कहते हैं गर्नार्ड या सी रॉबिन्स। क्या क्या कहते हैं? गर्नार्ड या सी रॉबिन्स भी कहते हैं इनका जो अन्य नाम है। और इसमें जो सबसे प्रमुख क्या है, यह मछली ट्राइगिडले परिवार से संबंध रखती है, और इसकी विशेषता इसका जीवंत नारंगी रंग है। तो ये जो मछली है ये नारंगी रंग की है। तो याद रखिएगा, नई प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना बंदरगाह से की गई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों के द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम विभाग के शहर में 2 दिवसीय सीपीएससी के सहयोग से सीपीएससी गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। तो जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है ये मतलब करेगा क्या? किया, यहाँ पे लिखा होना चाहिए किया। सार्वजनिक जो उद्यम विभाग है ये 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन सीपीएससी के सहयोग से करेगा। कौन से दिन में करेगा? 25 से 26 सितंबर को इसका जो है आयोजन हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया 25 से 26 सितंबर में। 2 दिवसीय आयोजन था। किसके सहयोग से किया? सीपीएससी के सहयोग से ही सीपीएससी गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन क्यों किया गया, प्रदर्शनी सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और खेल
को मजबूत करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए जाएंगे उसके लिए इसका जो है इसका आयोजन किया गया है। और सामाजिक प्रतिबद्धता में सुधार, विवाद समाधान और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इसका जो है आयोजन किया गया। अगर हम इसके ये बात करें कि इसके जो उद्घाटन समारोह है किसने किया, मतलब इसका उद्घाटन किसने किया इस आयोजन का, इस आयोजन का उद्घाटन किया है भागवत किशन राव ने। क्या नाम है? भागवत किशन राव जी ने इसका उद्घाटन किया है। भागवत किशन राव जी कौन है? भारत के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। और भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। तो अगर हम सीपीएससी के बारे में बात करें, यहाँ पे टर्म आ रहा है सीपीएससी, तो सीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। क्या है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हिंदी में अगर कहें तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम। तो ये प्रश्न हो गया कि किसने उद्घाटन किया इसका? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, जिनका नाम है भागवत किशन राव कराड़, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, मतलब इसे शॉर्ट में कहते हैं EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का कौन सा चरण शुरू किया गया है? तो सितंबर 2023 में जो 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं उसमें अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया गया है। अगर हम बात करें जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने नई दिल्ली में 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात, ये जो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है दूसरा चरण, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और ये कौन से ग्रेड के लिए शुरू किया गया है? ये किया गया है क्लास 6 से लेके 10th तक के ग्रेड के लिए। इस प्रोग्राम का जो दूसरा चरण है इसके लिए शुरू किया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत उन्नत ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल किया जाएगा। आप जानते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है, या कह दिया जाए शुरुआत हो चुकी है, तो उसके लिए बच्चों को पहले से तैयार किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अब देखिए, अब आ गए हैं, अभी तक आपको डिटेल्ड वाले क्वेश्चन चल रहे थे, अब आ गए हैं क्वेश्चन क्विज फॉर्म में। तो इसमें भी डिटेलिंग की जाएगी, लेकिन इनमें आपको 4 ऑप्शन में से चुनना रहेगा। तो इसमें आपको हिंट थोड़ी सी मिल जाएगी। उसमें जैसे रहता है, वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम हो अधिकतर सब में ऑप्शन ही दिए रहते हैं, लेकिन जो है हम थोड़ी डिटेलिंग के लिए उसमें से ऑप्शन हमने हटा दिए थे जो पहले अभी तक आपको क्वेश्चन पढ़ाए। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कहा जाए, MCQs फॉर्म में, तो यह है CBI के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम CBI के उप निरीक्षक, जिसे कहा जाए तो DIG कहते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है कुलदीप द्विवेदी जी को। तो याद रखिएगा, कुलदीप द्विवेदी जी हाल ही में CBI के उप महानिरीक्षक बने हैं। अगर हम CBI के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म सभी जानते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। ये किस डिपार्टमेंट के, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आता है। CBI के वर्तमान में जो प्रमुख हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्रवीण सूद, मतलब जो वर्तमान में डायरेक्टर है उनका नाम है प्रवीण सूद, नाम है उनका, वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं CBI के। अगर हम CBI के मोटो के बारे में बात करें, मोटो भी हमें याद रखना चाहिए, पहले उससे पहले देख लेते हैं CBI का हेडक्वार्टर। CBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में ही स्थित है CBI का हेडक्वार्टर।
और अगर हम सीबीआई के मोटो के बारे में बात करें तो वो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। हिंदी में कहा जाए उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा। ये हमने मोटो इसलिए बताया है क्योंकि अभी बिहार का जो प्राइमरी टीचर के वैकेंसी आई थी उसमें रॉ जो है, रॉ का पूछा गया था कि मतलब चार ऑप्शन दिए, रॉ का 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा गया था कि ये था प्रश्न कि धर्मो रक्षति रक्षिता किसका मोटो है। तो काफ़ी ऑप्शन दिए गए थे, वो था रॉ का। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका मोटो था धर्मो रक्षति रक्षिता। तो याद रखिएगा सीबीआई का है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। तो सीबीआई के हमने प्रमुख कौन बताए इस समय, डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है? तो हाल ही में भारत ने जो है कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है कनाडा में एक सिख नेता की हत्या हो जाती है। उनका क्या नाम था? उनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर निज्जर और ये खालिस्तान समर्थक नेता थे सिखों के। तो जब इनकी हत्या हो जाती है तो कनाडा सरकार कहती है कि इसमें भारत की भूमिका है, इस हत्या में भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठाती है, कहती है इसमें भारत की भूमिका है। और भारत की भूमिका बताते हुए पहले क्या करती है कनाडा सरकार, भारत के एक राजनयिक को निष्कासित कर देती है अपने देश से। तो फिर भारत जो है इस मामले में अपना बयान जारी करता है और कहता है कि हमारा इस मामले से कोई संबंध नहीं है, और भारत स्पष्ट तौर पर इस मामले में इनकार कर देता है। और उसी के जवाब में भारत सरकार क्या करती है, कनाडा के वरिष्ठ राजनयिक को अपने देश से निष्कासित कर देती है। अगर हम कनाडा के बारे में बात करें तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है, और कनाडा जो है क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर का देश है पूरे विश्व में। पहले नंबर का कौन है? रूस है। उसके बाद कनाडा का नंबर आता है सबसे बड़े देश में। अगर हम भारत और कनाडा के संबंधों की बात करें तो भारत के स्वतंत्र होते ही 1947 से भारत और कनाडा के अच्छे संबंध हैं। तो अब देखना है कि भारत और कनाडा इस जो बीच में तनाव बढ़ चुका है इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न है, और हाँ, कनाडा के पीएम का क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एडॉप्ट ए स्कूल योजना का कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है? मतलब एडॉप्ट ए स्कूल, आप नाम से समझ रहे होंगे, एक स्कूल को गोद लो। इस योजना को शुरू किसने किया है? इस योजना को महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की है कि इस जो एडॉप्ट ए स्कूल योजना है उसके कार्यान्वयन के आदेश को जारी करने की। इसमें जो है जो एडॉप्ट ए स्कूल, इसके तहत क्या किया जाएगा, इसमें निजी पार्टियां सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगी। मतलब कोई निजी संगठन है या निजी कोई व्यक्ति है स्कूल को गोद ले सकेगा, और जो है 5 से 10 वर्ष की अवधि में उसे जो जिस स्कूल को वो गोद लेगा विशिष्ट सुविधाएं देने की उसकी जिम्मेदारी होगी। तो याद रखिएगा एडॉप्ट ए स्कूल जो चलाई गई है योजना, इसके कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा। और अगर हम एकनाथ शिंदे जी के बारे में बात करें तो एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के सीएम है वर्तमान में, और ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हम डिप्टी सीएम के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हैं, एक हैं देवेंद्र फडणवीस और दूसरे हैं अजीत पवार। तो ये भी याद रखिएगा। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, आज का पहला प्रश्न है कमेंट सेक्शन में कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कौन सा है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आप जानते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वो खादी उत्पादों को
बनाता और बढ़ावा देता है देश में। तो किसके साथ इसने समझौता किया जिससे वो और अपने जो खादी के जो सामान है, मतलब खादी के जो वस्त्र हैं, उनको पूरे देश तक और दूर दूर तक पहुंच इसकी सुलभ कर सके। तो इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 3 लोगों के साथ समझौता किया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। पहला किया है प्रसार भारती के साथ, दूसरा किया है एनबीसीसी इंडिया के साथ, और तीसरा किया डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के साथ। किसके साथ किया? डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के साथ। तो याद रखिएगा कौन से 3 के साथ समझौता किया है? प्रसार भारती के साथ, एनबीसीसी के साथ, और ग्रामोद्योग आयोग के ग्रामोद्योग आयोग, एक बार फिर से देख लेते हैं, कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कौन से 3 के साथ समझौता किया है? एक प्रसार भारती, दूसरा एनबीसीसी इंडिया, और तीसरा है डिजिटल इंडिया कारपोरेशन। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा दिया है? केवल प्रसार भारती दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ उड़ान भवन का उद्घाटन किया? अगर हम उड़ान भवन की बात करें तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है, ये किया है दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे में किया है। और ये जो उड़ान भवन है एक एकीकृत कार्यालय परिसर है दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे में। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पायलट ई वॉलेट सुविधा भी शुरू की। कौन सी? पायलट ई वॉलेट इस सुविधा जो है भी शुरू की है। अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इसके अलावा एक विभाग और संभाल रहे हैं, वो कौन सा है? इस्पात मंत्रालय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई बुक का अनावरण किसने किया है? तो भारत, आप जानते हैं कि भारत ने 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता की। अब 2024 के लिए अध्यक्षता किसे सौंप दी है? भारत ने ब्राजील को सौंप दी है। तो जो ये है पीपुल्स G20 नामक बुक जो है, ये क्या है? भारत की G20 अध्यक्षता की पूरी यात्रा इसमें शामिल की गई है। तो इस बुक का जो अनावरण किया है, ये किसने किया है? अपूर्व चंद्रा द्वारा किया गया है। अपूर्व चंद्रा जी क्या हैं? अपूर्व चंद्रा जी आईबी मिनिस्ट्री के सचिव हैं। आईबी मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सचिव हैं अपूर्व चंद्रा जी। उन्होंने इसका किया है उद्घाटन किया, मतलब अनावरण किया है। अगर हम G20 की अध्यक्षता के बारे में बात करें तो आप जानते हैं 2023 की भारत कर रहा है, भारत ने की। अब 2024 की कौन करेगा? ब्राजील करेगा। जो भारत ने G20 की अध्यक्षता की 2023 में, इसमें किस थीम के तहत पर की? इस थीम का नाम था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है? एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। अगर हम G20 के बारे में बात करें तो G20 जो ग्रुप है उसका जो है फॉर्मेशन हुआ था 26 सितंबर 1991 को। कब हुआ था? 26 सितंबर 1991 को उसका इस G20 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। बनाया किसने था? ग्रुप ऑफ 7 के द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आप जानते हैं विश्व धरोहर सूची में भारत के होयसल मंदिर और किसे शामिल किया गया है? भारत के होयसल मंदिर और शांति निकेतन को शामिल किया गया है, जिसमें से होयसल मंदिर भारत की 42वीं जो है विश्व विरासत स्थल बन गए हैं यूनेस्को द्वारा घोषित। तो याद रखिएगा होयसल मंदिर कहाँ पे है? पहले तो होयसल मंदिर है कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ कहाँ पर? एक है बेलूर में, एक है हलेबिड में है, और तीसरा है सोमनाथपुर में। तो फिर से देख लीजिए, पहला बेलूर में, दूसरा हलेबिड में, तीसरा सोमनाथपुर में। अगर हम होयसल मंदिरों के निर्माण की बात करें तो 1116 ईस्वी में
1116 ईस्वी में इसका उद्घाटन मतलब इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? होयसल वंशीय राजा विष्णुवर्धन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो याद रखिएगा, जो होयसल मंदिर हैं उनका निर्माण किसने कराया था? होयसल का राजा विष्णुवर्धन था। 1116 ईस्वी में चोलों पर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्णय कराया था। अगर हम यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को का जो 12वां स्थल है, यूनेस्को का जो 42वां स्थल है, 12वां स्थल नहीं 42वां स्थल है भारत में, कौन बना है? होयसल के मंदिर बने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हाँ, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेलूर में हमने आपको बताया ना, तो बेलूर का होयसल मंदिर भी शामिल हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई? आप जानते हैं, हमने आपसे बताया था कि जहाँ पहली लिखा हो, जैसे भारत की पहली, देश की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली, किसी क्षेत्र में पहली, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो याद रखिएगा, हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? तो ये कहाँ पे खोली गई है? ये खोली गई है दिल्ली में। अगर हम बात करें दिल्ली में कहाँ पे खोली गई है, तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया जो है, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनकी व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ पे? महाराष्ट्र में, कहाँ पे खोली गई है? दिल्ली में खोली गई है। कहाँ पर? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। और ये जो ओपीडी खुली है, इससे क्या होगा? इससे सुविधा युक्त इलाज का माहौल मिलेगा। बिना किसी डर, कठिनाई और भेदभाव के सभी ट्रांसजेंडर आ सकेंगे और अपना इलाज करा सकेंगे। इस पहल के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय ने सरकार को और किसको? राम मनोहर लोहिया अस्पताल प्रशासन को धन्यवाद किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों की अदला बदली की है? तो अमेरिका ने किसके साथ की है 5 कैदियों की अदला बदली? तो ईरान जो देश है उसके साथ अमेरिका ने 5 कैदियों की अदला बदली की है। अगर हम ईरान के बारे में बात करें, हाँ, पहले ईरान के बारे में बात करने के पहले एक पॉइंट और जान लीजिए। अमेरिका ने 5 कैदियों की अदला बदली तो की है, इसके साथ ही अमेरिका ने जो जब्त किए थे लगभग 6 अरब डॉलर, वो भी ईरान को लौटाएगा अमेरिका। ये भी एक बड़ा पॉइंट है, 6 अरब डॉलर ईरान को अमेरिका लौटाएगा। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान को पहले किस नाम से जाना जाता था? फारस नाम से जाना जाता था। मुद्रा थी रियाल। मुद्रा कौन सी है? ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। और अगर राजधानी की बात करें तो तेहरान है। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति का क्या नाम है? इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी नाम है वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम। कहाँ के? ईरान के। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर का क्या नाम है? जो वर्तमान में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका क्या नाम है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या सुझाया है? तो आप जानते हैं कि नया संसद भवन बन चुका है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, और उसमें जो है अपनी जो क्या कहा जाता है, कामकाज जो है पूरा का पूरा अब नए संसद भवन में शिफ्ट हो चुका है। तो अब जो पुराना संसद भवन है उसको क्या नाम दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी ने रिकमेंड किया है कि इसको क्या कहा जाएगा? संविधान सदन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संविधान सदन कहा जाएगा। अब जो भी संसद भवन के लिए जैसे हमने कहीं पर प्रयुक्त किया संसद भवन, तो वो नए संसद भवन के लिए ही प्रयुक्त होगा। ये भी याद रखिएगा, पुराने संसद भवन को क्या कहते हैं? संविधान सदन कहते हैं। नाम किसने सुझाया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगर हम बात करें पुराने संसद भवन की, तो
तो पुराना संसद भवन 1927 में बन के तैयार हुआ था। 1927 में बन के तैयार हुआ था। उस समय किसका शासन था, मतलब कौन वायसराय था? तो वायसराय था लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन आप जानते हैं उस समय था जिसमें भगत सिंह को फांसी दी गई। वही लॉर्ड इरविन, पहले की बात है ये, जब 1927 में जो है पुराना संसद भवन बन के तैयार होता है। तो इसका शिलान्यास भी लॉर्ड इरविन के द्वारा ही किया गया। अगर हम इसकी बात करें कि इसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे, पुराने संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार, तो क्या नाम था? सर एडविन लुटियंस इनका नाम था, और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने मिलकर संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगर हम बात करें तो दिल्ली का एक जो हिस्सा है कनॉट पैलेस तक लेके, राष्ट्रपति भवन वगैरह से लेके कनॉट पैलेस तक, उसे आज भी लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ये उस समय तत्कालीन समय में बहुत महंगा इलाका था, आज भी है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले अगर हम नए संसद भवन के बारे में थोड़ी सा बात कर लें, एक दो पॉइंट, फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। नया संसद भवन जो है, नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट के तहत बना है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। अगर हम वास्तुकार की बात करें तो बिमल पटेल जो हैं इसके प्रमुख वास्तुकार हैं नए संसद भवन के। इसका निर्माण जो है 2019 में शुरू हुआ था और 2023 में बन के पूर्ण हो गया। इसका जो आकार है ये त्रिकोणाकार है। तो याद रखिएगा, यह आपको क्यों बताया गया कि बिमल पटेल जी के बारे में, क्योंकि बिहार का जो भी एग्जाम हुआ था प्राइमरी टीचर्स का, उसमें पूछा गया था कि जो है नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना? बिमल पटेल हैं नए संसद भवन के वास्तुकार। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोण के आकार में है। और नए संसद भवन किस प्रोजेक्ट के तहत बन के तैयार हुआ? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनकर तैयार हुआ। अगर इसमें जो हम एक पॉइंट और जोड़ लेते हैं, क्योंकि जिस समय नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उस समय सेंगोल नाम की बहुत चर्चा हो रही थी। तो सेंगोल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सेंगोल क्या है? सेंगोल क्या होता है? ये एक राजदंड है एक प्रकार का, जो सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे जब भारत आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने जो स्वर्ण राजदंड कहा जाए या गोल्डन राजदंड कहा जाए, सेंगोल नाम का, उसे सौंपा था भारत के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वर्तमान प्रधानमंत्री, उनको, सॉरी तत्कालीन, वर्तमान नहीं तत्कालीन कहना जादव चित्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हें सौंपा था। अब जो सेंगोल है उसे नए लोकसभा कक्ष में रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, और आज का लास्ट प्रश्न भी है ये। हाल ही में रक्षा और विज्ञान पर भारत और मलेशिया के बीच 10वीं उप समिति की बैठक कहाँ पर हुई? मतलब 10वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? रक्षा और विज्ञान पर मलेशिया और भारत की जो संयुक्त उप समिति की बैठक है वो कब और मतलब कहाँ आयोजित हुई? तो ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, इसका आयोजन हुआ है। अगर हम बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, और यहाँ के पीएम है, क्या नाम है इनका? यहाँ के पीएम का नाम है अनवर इब्राहिम। क्या नाम है? अनवर इब्राहिम नाम है मलेशिया के पीएम का। अभी हमने आपको ईरान के पीएम का नाम बताया था, सॉरी क्या बताया था? ईरान के राष्ट्रपति का नाम बताया था। क्या नाम था? इब्राहिम रईसी नाम था। और मलेशिया के पीएम का क्या नाम है? अनवर इब्राहिम नाम है। दोनों में इब्राहिम है, याद रखिएगा। तो ये जो आयोजन किया गया है, इसका आयोजन किस लिए किया गया है? इसका आयोजन किया गया रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्योग सहयोग पर चर्चा करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। तो दोस्तों,
आज का जो करंट अफेयर है हमारे यहीं पर पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट डे पर आपके लिए फिर से करंट अफेयर लेकर आएंगे। आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका जवाब दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।